यार WWE ने रेसलमेनिया का एक ये पोस्टर क्या निकाल दिया, ग्राफिक क्या निकाल दिया, पूरा ट्रेलर टीजर क्या निकाल दिया। लोगों ने इसके बारे में बातें करना तो बंद ही नहीं किया है। अब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो पूरी टीजर वाली वीडियो है, इसके अंदर एक जो सीट है वो खाली है और वहां पे कोई बंदा बैठा हुआ नहीं है। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई एक जगह खाली है, वहां पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको जोड़ा जाता है जॉन सीना से, बिकॉज वी कैन नॉट सी जॉन सीना। तो लेकिन अब आपको पता है इस साल में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या अगले साल की रेसलमेनिया में भी वो कंपीट करने वाले हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़े ज्यादा ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, तो आपको इस वाले ग्राफिक में भी अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ वो जो पूरी चिप्स रखी हुई हैं, चिप जो रखी हुई हैं, वो भी एक जगह खाली है और वहां पे आके भी शायद कोई खेल सकता है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको आगे भी कुछ कंटिन्यू करने वाली है, या फिर वो इनका एक तरीके से टीज है कि देखो अभी हमने अपने कुछ ही पत्ते खोले हैं, अभी हमारे कुछ और पत्ते खोलना बाकी है? पता नहीं, लोग सिर्फ इसके बारे में स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई डिटेल में जाके सोच रही है तो इसका मतलब कि भाई फिर जो ये रेसलमेनिया इस बार की उन्होंने इतनी तगड़ी बनाई थी, अगले साल भी सेम जगह होने वाली है। तो प्लान्स तो ये कुछ बढ़िया और अच्छे करने वाले हैं। बट फिलहाल मैं इसको सिर्फ एक उस तरीके से लूंगा कि नहीं भाई, मैं बिलीव नहीं करता कि ये होगा। हो गया तो ठीक है, वो सरप्राइज वाला एलिमेंट हो जाएगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 772 में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस बात से जो कि अगर आपने जे उसो के मुंह से सुन ली तो फिर आपके विचार शायद बदल सकते हैं उनके ओपिनियन के बारे में, या फिर जिस तरीके से वो इस दुनिया को देखते हैं। तो क्या बोला जे उसो ने? जे उसो कहते हैं रोमन रेंज के बारे में और अपने बारे में, कहते हैं कि देखो अभी अगर तुम मुझे देखोगे ना और तुम रोमन रेंज को देखोगे तो हम दोनों बराबर ही हैं। यानी जे उसो ने अपना और रोमन रेंज का लेवल बराबर बोल दिया है। और आगे वो इसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो पेंडेमिक वाले टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा रोमन रेंज के। आई सेट अंडर द ट्री, लर्निंग ट्री करके उन्होंने बोला, जिसको लोग क्रिस जेरिको से जोड़ के देख रहे हैं। वैसे भी क्रिस जेरिको के जो रूमर्स हैं वो बहुत सारे चल रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि पहले मैं उनका स्टूडेंट था, मेरे लिए वो ट्राइबल चीफ है, वो मेरे लिए ट्राइबल चीफ ही रहेगा, लेकिन अब मैं रोमन रेंज की बराबरी पर आ गया हूं। तो अब क्या बोलोगे आप जे उसो के इस वाले कमेंट के बारे में? आई थिंक जे उसो को ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एक बार रॉ को मेन इवेंट कर लिया, बहुत बार रॉ को मेन इवेंट कर लिया, रोमन रेंज भी शोज को मेन इवेंट करता, तो उसका मतलब बराबर हो गया। लेकिन रोमन रेंज से बराबरी का मतलब आप बहुत सारी चीजों में फिर उस इंसान से अपनी तुलना करते हो, और उसके बावजूद अगर आपको बराबर लग रहे हो तो भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको फिक्स होने की जरूरत है। ये मेरा इसके बारे में ओपिनियन है, और मेरा क्या आई थिंक सबका ये ओपिनियन होगा। इसके जो जे उसो के साथ है तो समझ लो उसको अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की समझदारी पर थोड़ा और सोच विचार करने की जरूरत है। और फिर जे उसो ने जिमी उसो के बारे में भी कमेंट किया। वो ये कहते हैं कि मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे जे उसो की, क्योंकि मैं सिंगल्स रन में आ चुका हूं, जिमी उसो ने अभी उसका स्वाद नहीं चखा है, लेकिन जब वो चख लेगा ना तो उसे पता चलेगा यार ये तो सीन कुछ अलग ही होता है, टैग टीम कुछ अलग होती है, और फिर जब तुम सिंगल्स अपना काम करते हो तो कुछ अलग होता है। और वो ये भी कहते हैं कि अभी हमारे पास सिंगल्स रन में बहुत कुछ और करने को बाकी है। तो ये बोल के तो ऐसा लग रहा है कि जे उसो को कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच के कुछ चुनिंदा बंदों में से एक नाम जे उसो का है, और अगर जे उसो को ऐसे लगता है कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए टैग टीम में, तो फिर शायद ट्रिपल एच उनके साथ ऐसा नहीं करने वाले। तो ये है पूरी जे उसो की कहानी। और भले ही नेगेटिव रिएक्शन उनके लिए है, लेकिन जे उसो को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा वो बंदा है जिसको हम आगे अभी और पुश करने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के, स्पेशली किसी की फैमिली में जब ऐसा कुछ हो रहा होता है फिर उसके बाद कुछ अच्छा पता चलता है। तो कैरन क्रॉस ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पे उनकी मम्मी जी वो घंटा बजा रही हैं, और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन लिखा है कि उनकी मदर अब कैंसर फ्री हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था चैनल पे कि कैरन क्रॉस के साथ जब ये सब कुछ चल रहा था तो उन्होंने पब्लिकली अपनी मॉम की कैंसर वाली चीज़ को नहीं बताया था, जो कि कुछ टाइम पहले ही ऐसे डायग्नोज हुई थी, लेकिन अब वो फ्री हो चुकी हैं कैंसर से, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक है, लेकिन अगर आपके हेल्थ के साथ, आपकी फैमिली में किसी हेल्थ के साथ ऊपर नीचे कुछ पंगे होते हैं तो वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है, पूरी लाइफ की फिर ऐसी तैसी हो जाती है। ये अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एले नाइट के बारे में, बुली रे ने क्या पिच किया था। वो कहते हैं कि हम ना बुली रे को हम एले नाइट को कैरेक्टर देंगे जहां पे वो बंदा बोल नहीं सकता, और उसके बाद जब वो बोलने लगी ऐसा मतलब एले नाइट बोलना जब शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा कि सारे लोग का जो रिएक्शन है उनको लेके वो एक मैसिव बेबी फेस वाला हो जाएगा। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली उनको आउटरीच बैकलैश सब कुछ मिलना था। तो उसके बाद बुली रे ने एक वीडियो पोस्ट की, और इस वीडियो में आप देखो कुत्ते दो भौंक, एक छोटा सा कुत्ता है, क्या बोलते हैं इसे, कुछ क्या ऐसा पता नहीं, ऐसा कुछ नाम है, जो बहुत ज़्यादा चीखता है ऐसे, ये वाली ब्रीड भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो वो चिल्ला रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही वो शीशे का दरवाज़ा ऐसे साइड किया
उसकी फटली भाई और उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। तो ऐसा कहते हैं बुली रे कि ये है IWC के लोग जो कि इंटरनेट पे ऐसे हैं, लेकिन इन पर्सन हो जाए तो फिर ये हो जाएगा मामला, जो कि बहुत हद तक सही बात बोली। लेकिन क्योंकि वो IWC को ही ट्रोल कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी ने रोमन रेंज की वो हॉल ऑफ फेम वाली वीडियो जहाँ पे पॉल हेमन को इंडक्ट करते हैं, उस वाली वीडियो का एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया। यहाँ पे रोमन रेंज की एंट्रेंस पे एक फैन की तरह बुली रहे रोमन रेंज को कैप्चर करें। तो कह रहे हैं हाँ इन पर्सन तो तू ऐसा है ना। अब आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि बुली रे खुद भी एक सुपरस्टार रह चुके हैं, तो ये थोड़ा सा वियर्ड था कि यार मतलब रोमन रेंज उनके लिए तो वो एक उनका वही होना चाहिए ना, कलीग की तरह, या फिर हाँ एक वही, तो उनके लिए तो एक रेसलर की तरह होना चाहिए। वो सुपरस्टार वाली फील तो नहीं देते सुपरस्टार आपस में एक दूसरे को, क्योंकि वो साथ में ही कम्पीट कर रहे होते हैं। बट बुली रे रिटायर भी हो चुके हैं, तो फिर वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसा करके लोगों ने बुली रे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखना कि अगर IWC वाले आपके अगेंस्ट हो जाएं, तो अगर कमबैक करना हो तो अच्छे से प्लानिंग करके आना, वरना वो कमबैक और ज़्यादा आपको नीचे लेके जा सकता है। कल वाली वीडियो में हमने इस बात को भी अच्छे से डिस्कस किया था। ये जो पूरा रेसलमेनिया का WWE ने टीजर निकाला, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे क्यों है, रिया रिप्ली को यहाँ पे होना चाहिए था, रिया रिप्ली ज़्यादा बड़ी ड्रॉ है। अभी भी ये जो चीज़ है, जो ट्रेन है, वो रुक नहीं रही, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं कि लाइक करो इस ट्वीट को अगर तुम अग्री करते हो कि रिया रिप्ली बिगर स्टार है और ज़्यादा टैलेंटेड है। इस टैलेंटेड वाली बात के ऊपर तो एक बंदे ने बड़ा मस्त रिप्लाई दिया। उसने UFC वाली ये फोटो पोस्ट करी ब्रॉक लेसनर की, और कहते हैं टैलेंटेड भाई वो बंदा सही में लड़ सकता है, तुम उसके टैलेंट की कहाँ बात कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि बहुत बार ऐसे डिस्कशन भी शुरू हो जाते हैं ना कि अरे ये तो असली में इसे मार सकता है, जबकि प्रोफेशनल रेसलिंग में ऐसे बातें होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब टैलेंट की बात तुम कर रहे हो, तो शायद आपको एक बार ब्रॉक लेसनर का UFC का रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये तो अननेसेसरी हो गया थोड़ा रिया रिप्ली के लिए भी, भाई उनका तो कुछ लेना देना भी नहीं है इसमें। इसकी वजह से रिया रिप्ली को भी थोड़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ब्रॉक लेसनर को डिफेंड कर रहे हैं वो इतने दिमागदार नहीं है कि वो डिफेंड ब्रॉक लेसनर को कर सकते हैं बिना रिया रिप्ली को बकवास या फिर बुरा बोले। और ब्रॉक लेसनर के बारे में एक और चीज़ आई। सबसे पहले तो आप इस फोटो को देखो। ये फोटो वैसे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की फोटो शूट की है, और मतलब ऑब्वियसली फोटो शूट की है, और ये निकल के आई थी जब वो अब अपने इस नए वाले रन में है। तो अब मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर स्टेरॉइड्स के जो एलिगेशन है वो भी लग रहे हैं। और ये सीरियस क्यों है? इसीलिए क्योंकि WWE में एक वेलनेस पॉलिसी होती है, जिसमें आप ऐसे जो ड्रग्स है, जो ऐसे जो सब्सटेंस है, वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पास में WWE के कई सुपरस्टार ने उसको अब्यूज किया था, जिसकी वजह से उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। आपको अच्छे से पता है मैं किन सुपरस्टार्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब लेकिन ब्रॉक लेसनर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो भाई देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज समझने की जरूरत है। ब्रॉक लेसनर ड्रग्स पे हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं नहीं, वो तो अभी बाद में आएंगे उसके ऊपर। लेकिन पहली बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार्स के ऊपर WWE का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ड्वेन द रॉक जॉनसन कहते हैं कि मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेता, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी फिटनेस और बॉडी की साइंस का पता है, तो उस एज में रिप्ड होना, अच्छी लीन फिजिक रखना, अच्छी डेफिनेशन लेके आना पॉसिबल है। लेकिन जब आप अपना साइज बढ़ाते हो, उतनी बड़ी मसल साइज के साथ वैसा करना मुश्किल होता है। तो लेकिन रॉक को तो कभी किसी ने बोला नहीं। सेम गोज फॉर ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को लेके हाँ, आप यह बोल सकते हो कि वो स्टेरॉइड्स पे हैं या नहीं, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के जीन्स ही कुछ अलग हैं। तो आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। वो सिर्फ विजुअली उनकी अपीयरेंस नहीं, आप उनके पूरे कॉम्बैट स्पोर्ट में जो है रिकॉर्ड भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो लास्ट टाइम जब ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आए थे, जब उन्होंने आके रोमन रेंज को ऐसे फेस टू फेस देखा था, उसके बाद जॉन सीना को ऑफ एयर में जाके F5 मारा था, तब से और अब की ब्रॉक लेसनर की फिजिक में देखोगे तो साइज तो है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन इस बार आपको ब्रॉक लेसनर की फिजिक में डेफिनेशन ज्यादा बेटर लगेगी, और एज बढ़ने के साथ ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। तो स्टेरॉइड्स के बारे में जो बातें हो रही हैं ब्रॉक लेसनर की, मेरे को लगता है कि हाँ वो काफी हद तक सच है, क्योंकि जो बहुत डीप में जाके चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो क्लियर देख सकते हैं कि ये एज बढ़ने के साथ साथ अगर इस तरीके से आप इंप्रूव कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा नेचुरल लगता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर के केस में सब कुछ जस्टिफाइड है, क्योंकि वो बंदा अपनी लुक्स, अपनी अपीयरेंस, अपने मैसिव साइज, अपनी बॉडी, इससे पैसे कमा रहा होता है। ठीक है, तो ये कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं है जो कि ऐसे घर में बैठ के बस स्टेरॉइड्स लेके खुश हो रहा है। ब्रॉक लेसनर एक्चुअल में उन सारी जो अपनी लाइफ में चीजें कर रहे हैं, वो एक पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई उनको बस ठीक है कुछ करना वरना है नहीं, बंदा बैठे बैठे उसके बाद स्टेरॉइड्स लिए जा रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बाकी हाँ, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का ऐसा होता है कि उसमें वो आपको जरूरत ही होती है, बट फिर भी मेरे को टू बी ऑनेस्ट ऐसे स्पोर्ट्स समझ में नहीं आते जिसमें आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो। तो मेरे जैसे बंदे के लिए वो तो समझना मुश्किल है कि ये स्टेरॉइड से फिर ड्रग वाली चीज़ कैसे आ जाती है जब आपका ऐसा कुछ रोल नहीं है। तो थोड़ा वो है, लेकिन इसीलिए नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही हमको भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए है आपके लिए नेचुरल टीन, और इसीलिए अभी सेल भी चल रही। मैंने आपको कल बताया था
आर पंत वाला कोड यूज करोगे, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, तो आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन नेचुरल टीन जैसे प्रीमियम और इंडिया के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और सर्टिफाइड ब्रांड के ऊपर सेल्स थोड़ी सी कम आती है, तो उसका फायदा अच्छे से उठा लेना। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि शायद एसएनएमई में हो सकती है, और अगर ये हो गई तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक डब्ल्यूडब्ल्यू की ऐसी स्टोरी लाइन के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है आगे दोबारा से रिविजिट करे। कैसे? ये ट्वीट आप देखो जहां पे बताया जा रहा है एसएनएमई में अगर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर दोनों के पास ही सेम नाइट पर वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई। इनकी स्टोरी लाइन में अगर आपको वो वाला मूवमेंट याद है, पॉइंट याद है, जब ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये बोल रहे थे कि भाई जब तक मेरे लंग्स में एयर है मैं तुझे वर्ल्ड चैंपियन नहीं देख सकता। तो सोचो सेम नाइट पे चैंपियन दोनों बन रहे हैं, लेकिन स्टोरी लाइन इतनी अलग हो गई है कि एक बंदा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेगा और दूसरा बंदा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेगा। हो गया तो मस्त मजा आ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि फिर इनका एक फेस टू फेस वाला सेगमेंट भी रख देना कि देख चैंपियन तो दोनों बन गए लेकिन अपने अपने चैंपियन बने हैं। तो वो बात अभी भी सही रही कि अगर एक टाइटल के पीछे लोग भागते तो शायद उनके पास चैंपियनशिप नहीं आती। बट देखते हैं आगे डब्ल्यूडब्ल्यू क्या ट्रिगर पुल करने वाली है या फिर नहीं, बट शायद थोड़ा सा टीज तो कर रहे हैं सीएम पंक, क्योंकि आप उनकी ये वाली इंस्टाग्राम की स्टोरी देखो जहां पर ये वाली स्टोरी साफ साफ ये बयां कर रही है कि जैसे कि आने वाले महीने जो है ना सीएम पंक के वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा काम करना है, वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है। और एक बंदे का वर्कलोड डब्ल्यूडब्ल्यू के सेंस में अगर मैं सोचूं तो कब ज्यादा हो सकता है? वो तब ज्यादा हो सकता है जब आप कंपनी के चैंपियन हो। तो क्या वो चीज सीएम पंक के साथ हो रही है? उसके लिए हमको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का वेट करना पड़ेगा, और मुझे तो लगता है कि शायद ये अब तक का बेस्ट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने की वो रखता है, क्या पोटेंशियल रखता है। बट देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इस पर डिलीवर कर पाती है फिर नहीं। एक स्टोरी पोस्ट करी है सेथ रॉलिंस ने। अब सेथ रॉलिंस तो भैया फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन से निकल ली है, तो उनके बारे में कुछ कुछ बातें इधर उधर से तो वो अपनी अपडेट देंगे ही, कैसा उनका रिकवरी चल रही, रिहैब कैसा चल रहा है। तो ये फोटो उन्होंने पोस्ट की अपनी इंस्टाग्राम पे, और बंदा तो भाई मतलब सेथ रॉलिंस का इस बार देख के ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत घुसी नहीं है कि वो इंजर्ड हो गए। ऑब्वियसली वो एक आपकी स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा एक बम्प आ जाता, बीच में रोड ब्लॉक हो जाता, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सेथ रॉलिंस इसको ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। होपफुली उनकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाए। और ट्विटर पे मुझे एक ट्वीट दिखा और मैं भी भूल ही गया था भाई कि ऐसा भी रिलेशनशिप एक टाइम पे रहा है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस से पूछ रहा है कि भाई वो तेरा जो जिमी ऊसो है ना, उसने मेरे मैच में चुल कर दी, तो बता मुझे किस पे पिस होना चाहिए, पिस ऑफ होना चाहिए, तेरे पे होना चाहिए या फिर जिमी ऊसो पे होना चाहिए। रोमन रेंस मतलब इनके बीच में एक म्यूचुअल वो अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, रिस्पेक्ट दिख रही है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है, वो दिख रहा है। वो भी उनको समझा रहे कि भाई मेरी ब्लड लाइन है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तू ऐसा क्यों कह रहा है थोड़ा, तो क्योंकि दोनों बंदे हील ही थे तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखाया था उस टाइम पे। लेकिन वो जो 2021 या 22 में जो इनकी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी चली थी, उसके बाद तो जो नफरत दोनों ने एक दूसरे के लिए पाल ली है स्टोरी लाइन में, ये भी एक टाइम लग रहा है कि यार अच्छा शील्ड भी थी, फिर शील्ड के बाद इनकी लड़ाई भी थी, फिर उसके बाद दोनों हील बन गए थे, तो थोड़ा सेम पेज पर भी ये रहते थे, मतलब सेम पेज पर तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बट अब वो चीज़ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, स्पेशली जब वो शील्ड वाला एंगल उन्होंने स्टोरी में यूज कर दिया कि कैसे तूने मेरी बैक पे अटैक किया था। उसके बाद फिर रोमन रेंस ने भी रेसलमेनिया में बदला लिया। लेट्स सी वो टाइम कब आता है जब ये दोनों बंदे हंसी खुशी एक साथ होंगे, और सिर्फ दो बंदे नहीं, डिमांड तो हम फैंस की उस तीसरे बंदे को भी है साथ में देखने के लिए। डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक स्टोरी पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम पे, और आपको चैनल पे अगर आप एक्टिव चैटर हो तो याद होगा, बताया था कि डोमिनिक मिस्टीरियो और जॉन सीना का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू शायद सर्वाइवर सीरीज में करेगी, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। तो क्या ये टीज है ऑलरेडी डोमिनिक मिस्टीरियो का, जिस तरीके से उन्होंने जॉन सीना का ये जो म्यूजिक अपनी कार में प्ले किया और उसको वो लगा रहे हैं। और इवन एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था कि अगर जॉन सीना आना चाहता, लड़ना चाहता है तो मुझे उससे लड़ने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से इस वाली स्टोरी को ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। अब जो भी है जैसा भी है, आई थिंक अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ रही है जॉन सीना के पास तो शायद वो एक बहुत बड़ी चीज बन सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बना देगा जॉन सीना को ऑटोमेटिकली ग्रैंड स्लैम चैंपियन, जो कि एक ऐसा अचीवमेंट है जो कि अब तक जॉन सीना के पास नहीं है। अंडरटेकर की बात कर लेते हैं, और अंडरटेकर उन सुपरस्टार्स में से हैं जिनकी डब्ल्यूडब्ल्यू के पूरे करियर में बहुत ऑब्वियसली करियर इतने बड़ा है तो सर्जरीज और इंजरीज भी बहुत सारी हुई, तो उन्होंने आज एक नंबर बताया कि कितने उनके टोटल सर्जरीज हो चुकी हैं। मेरी 4 हुई है और मुझे पता है कि 4 में कैसी बैंड बजती है भाई। अंडरटेकर की 18 सर्जरी हुई हैं अब तक पूरे उनके प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में, और ये सिर्फ रेसलिंग रिलेटेड इंजरीज हैं। मुझे पता है कि इसके अलावा बहुत कुछ होता है सुपरस्टार्स के साथ में, तो
ये तो सिर्फ वो अभी उनके नंबर है 18 जो ऑलरेडी इतने बड़े हैं, जो रेसलिंग करते हुए किसी ना किसी तरीके से अंडरटेकर ने सफर करी, और उसके बावजूद भी देखो इतना बड़ा करियर रहा। और आज के टाइम में अंडरटेकर बहुत ज़्यादा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। मैं कई बार बुरा फील करता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने अंडरटेकर को उस टाइम पे नहीं देखा, जब रियल टाइम में नहीं देखा, जब एक्टिव थे अंडरटेकर स्टोरी लाइन्स के अंदर, क्योंकि अब के टाइम में वैसा कैरेक्टर, वैसा पर्सोना, वैसी स्टोरी टेलिंग कर पाना किसी और सुपरस्टार के लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और कहते भी हैं कि अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर एक बार ही आया था और ये दोबारा कभी भी नहीं आने वाला। और जाते जाते एक बार फिर से रेसलमेनिया के उसी टीजर और प्रमोशनल मटेरियल की बात कर लेते हैं। एक और चीज़ इसमें निकल के आ रही है। सबसे पहले तो एक बंदे ने इस वाले ग्राफिक को लेके कमेंट किया कि सबसे यंग बंदा जो कि आपको फ्रेम में नजर आ रहा है वो खुद 40 साल का है। अब इसमें ये नहीं है कि इनको कोई एज शेम कर रहे हैं, अगर ये कोई टर्म है तो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये WWE का ये पोस्टर बता देता है कि कितने ज़्यादा स्टार्स WWE ने नए बिल्ड किए हैं, क्योंकि अभी भी उनको इन्हीं सुपरस्टार्स के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। वैसे तो एज अगर आप देखोगे तो भाई 40 साल थोड़ी बड़ी ही हो जाती है, लेकिन WWE में आपको पता है फिर वैसे ये 50 साल तक भी चल सकते हैं। बट हाँ, ये तो है कि यार एक भी यंग सुपरस्टार नहीं है। फिर एक ट्वीट भी आता है कोडी रोड्स का इसमें, जहाँ पे उन्होंने कैप्शन लिखा इस वाले फोटो को पोस्ट करते हुए, टाइम टू रन इट बैक, जो कि मुझे तो लगता है कि ये बताता है कि ये रेसलमेनिया में, क्योंकि उनका पहले भी इसी जगह से हुई थी, तो फिर इस वजह से कोडी रोड्स टाइम टू रन इट बैक बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस ग्राफिक को देखोगे तो जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि क्या यहाँ पे ये मैच कार्ड भी बताता है कि एक साइड पे रोमन रेंस और कोडी बैठे हैं तो उनका मैच होगा, दूसरी साइड पे सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर बैठे हैं उनका मैच होगा। तो अगर उस चीज से रिलेटेड है तो टाइम टू रन इट बैक का मतलब पॉसिबली ये भी हो सकता है कि वो जो तीसरा और आखिरी मैच अब तक बचा है रोमन और कोडी का, जो कि एक पॉइंट पे होना ही होना है, अगर WWE कोई बहुत बड़ा फंबल ना करे तो शायद वो अगले साल की रेसलमेनिया में हो सकता है, जिसका मतलब कि शायद कोडी रोड्स के पास टाइटल वैसे ही रहने वाला है और रोमन रेंस इस बार एज चैलेंजर उतरेंगे कोडी रोड्स के सामने, उनको उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। बाकी नेचुरल टीम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही है। सेल का फायदा आप लोग उठाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।